देखिए, कल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे नेसेसरी पार्टी को और डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर पार्टी को, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल बोल दिया था कि आप लोग एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेना। स्टिल कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, तो मैं बहुत फास्ट में बहुत ही क्विक तरीके से इसका रिकैप करा दे रहा हूँ। देखिए, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी में कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बस आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस बात को दिमाग में रखना है कि नेसेसरी पार्टी हम उस पार्टी को कहते हैं जिसके बिना, देखिए ये किसी भी तरफ हो सकता है। एक क्वेश्चन आया कि सर ये नेसेसरी पार्टी प्लेंटिफ में होगा या डिफेंडेंट में होगा। भाई नेसेसरी पार्टी क्या है, दोनों साइड आएगा, चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ हो चाहे वो डिफेंडेंट की तरफ हो। बस इतना जान लीजिए कि नेसेसरी पार्टी हम उस पार्टी को कहेंगे जिसके बिना एक सिविल जज के लिए बिल्कुल असंभव है कि भाई वो मैटर का डिस्पोजल कर दे। देखिए, मैटर का सिविल सूट का डिस्पोजल कब होता है? सिविल सूट का डिस्पोजल तब होता है जबकि सिविल सूट के मामले में कोर्ट डिक्री ग्रांट कर दे। जब डिक्री दे देता है तब जाके कहा जाता है कि एक सिविल सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया। कंप्लीटली, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, कंप्लीटली। तो नेसेसरी पार्टी इज पार्टी जिसके बिना हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका रहना हर हालत में जरूरी है, वो पार्टी नेसेसरी पार्टी कहलाती है। प्रॉपर पार्टी है कि जिसकी जरूरत है लेकिन उसके बिना हम केस का डिस्पोजल कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली बट वी कैन डिस्पोज ऑफ द मैटर। ये बात भी यहाँ पर पक्की है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे वो एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, ठीक है, वही कल वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर भी है। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि देखिए, मान लीजिए कि आप एक मकान मालिक हैं, ऑफकोर्स आप एक मकान मालिक हैं। तो अगर आप एक लैंड लॉर्ड हैं तो आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है, मकान मालिक और किराएदार। अब किराएदार ने क्या किया कि उस फ्लैट को क्या कर दिया, फिर से आगे नीचे किसी को किराए पर दे दिया। आपने दिया था 10,000 पर, उसने दे दिया 12,000 पर, और 2,000 रुपया मस्त बेनिफिट उठा रहा है। और आप रहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, आपकी जॉब लगी हुई है, आप वहां आते जाते बिल्कुल नहीं है। खैर, किसी तरीके से आपको पता चल गया बाय हुक और बाय क्रुक। तो जब पता चला कि वहां पर तो भाई किराएदार है नहीं, तो किराएदार का भी कोई नया नीचे किराएदार है, तो उसको बोलते हैं सब टेनेंसी। तो देखिए, झगड़ा आप किससे करेंगे? आप सब जो टेनेंट के नीचे टेनेंट है, यानी जो सब टेनेंसी जिसको हम कहते हैं, जो सब टेनेंट है, आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे। आप उसको नहीं डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम घर खाली करो। आप प्रैक्टिकल में आते हैं ना, बिल्कुल क्या बोलेंगे आप उसको? आप उसको बोलेंगे भी कि घर खाली करो, तो वो घर खाली करेगा? कभी नहीं करेगा। बोलेगा जाओ उससे पहले निपट के आओ, जिसको मैंने रेंट दिया है, जिसको मैंने पैसे दिए हैं, पहले उससे निपट के आओ, फिर मेरे से निपटना। तुम हो मालिक तो मैं मान लिया, चलो, लेकिन पहले उससे निपटो। तो आपको किससे निपटना पड़ेगा? अपने पहले वाले किराएदार से निपटना पड़ेगा, जिसको आपने एक्चुअल में वास्तव में प्रॉपर्टी दी थी। तो अगर आप मकान मालिक हैं तो आप क्या हैं? ओनर। ओनर किस पर केस करेगा? ऑफ कोर्स टेनेंट पर केस करेगा। अब आपका तो मकान है ही, तो आप तो ओनर हैं, तो टाइटल का कोई झगड़ा है नहीं। किस चीज का झगड़ा होगा? पोजेशन का। तो सूट फॉर पोजेशन बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड किस पर करेगा? टेनेंट पर करेगा। देखिए, टेनेंट पर करेगा। अब यहां पर ये आप और टेनेंट दोनों क्या है? नेसेसरी पार्टी हैं। आप में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो केस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आप दोनों क्या है? नेसेसरी पार्टी हैं। लेकिन अब जो सब टेनेंट है, उसके बिना भी मैटर का डिस्पोजल नहीं हो सकता है कंप्लीटली। तो चलिए हो जाएगा सो तो उसको हम क्या करेंगे? जो सब टेनेंट होगा उसको हम यहां पर बोल देंगे क्या? सब टेनेंट को बोल देंगे प्रॉपर पार्टी। भाई तुम प्रॉपर पार्टी हो, ये नेसेसरी पार्टी है। सिमिलरली, जहां पर बाप बेटे के बीच में पार्टीशन सूट हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, यानी यहां पर फादर है और यहां पर सन है। मान लीजिए कि बेटे ने पिता के खिलाफ केस फाइल कर दिया, पार्टीशन सूट। बेटा बोलता है जी मेरे को तो हिस्सा बांट के दे दो, मैं अलग रहूंगा, तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। सो बेटे ने फादर के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। तो बाप बेटे के झगड़े में जो पोते पोतियां होंगे, जो ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर होंगे, वो क्या होंगे? प्रॉपर पार्टी। बाप बेटे क्या हो जाएंगे? बाप बेटे क्या हो जाएंगे? नेसेसरी पार्टी। और बेटे में भी मान लीजिए कि 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे क्या होंगे? चारों के चारों बेटे नेसेसरी पार्टी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक अगर नहीं आएगा तो फिर बंटवारा कैसे होगा? फिर अलग से नहीं आना है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, फादर और सन क्या हो जाएंगे, नेसेसरी पार्टी। जो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर होगा वो क्या होगा, प्रॉपर पार्टी। बहुत सिंपल है, दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से, प्रैक्टिकल पे में समझिए ना। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वही सीपीसी है, कुछ नहीं है सीपीसी, कुछ नहीं है। बस ये सोच लीजिए कि एक झगड़ा होता है, एक डिस्प्यूट होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और बिना डिस्प्यूट के जिंदगी तो है नहीं, क्योंकि भले आप इंसान आदमी होंगे लेकिन सामने वाला इंसान तो मिलेगा नहीं, इस बात की कोई गारंटी ले नहीं सकता है। आप अच्छे भी सोचते हैं कि आप अच्छे काम करेंगे, तो सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। खैर देखिए, उसी तरीके से यहां पर इस एग्जाम्पल में बहुत लोगों को दिक्कत हो गया, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है। देखिए लोकल अथॉरिटी बोला है, लोगों को टेंशन हो गया कि ये क्या है। देखिए लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हर एक स्टेट के अंदर एक हाउसिंग बोर्ड होता है। हाउसिंग बोर्ड समझते होंगे, जैसे बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर है, झारखंड के अंदर है, हर एक स्टेट के अंदर होता है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में डीडीए है, उसी तरीके से। तो हर एक जगह हाउसिंग बोर्ड होता है। हाउसिंग बोर्ड का मोस्टली जो गठन होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसका पर्पस ये होता है कि हाउसिंग बोर्ड जो है जमीन अक्वायर करता है, मकान बनाता है और लोगों को बेचता है रीजनेबल प्राइस पर, ताकि लोगों का हाउसिंग का प्रॉब्लम खत्म हो। और जो मकान बिकता है उससे पैसे लेकर के वो अपना बोर्ड का जो एम्प्लॉय होता है उसका खर्चा वगैरह चलता है, अब उसी तरीके से सैलरी वगैरह आती है। तो अब देखिए लोकल अथॉरिटी यहां पर मान लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड, आवास बोर्ड उसको हिंदी में बोल देते हैं, हाउसिंग बोर्ड। सो ये हाउसिंग बोर्ड है एक लोकल अथॉरिटी। उसके बेनिफिट के लिए क्या किया गया, सरकार की तरफ से जमीन एक्वायर किया गया। तो भाई जमीन किसी पर्सन का ही होगा, या तो कोई जमींदार का जमीन होगा, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी वाला होगा, 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा जमीन वाला आदमी हो, ये एक सिचुएशन हो सकता है। या तो जहां पर जमीन एक्वायर कर रहा होगा वो छोटे मोटे किसान का कर रहा होगा। तो बात क्या निकल के आई कि जिस किसी का भी जमीन एक्वायर कर रहा है वो कहता है भाई मेरे को जमीन देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरी प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड को नहीं देना चाहता या मैं सरकार को नहीं देना चाहता, ये मेरा पर्सनल राइट है। हालांकि सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो जमीन ले सकती है। अगर मान लीजिए यहां पर सरकार और उस पार्टी के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, तो सरकार यानी गवर्नमेंट और जो पर्सन है, जो किसान है, जो फार्मर है, जो इंडिविजुअल है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेसेसरी पार्टी। वो दोनों हो जाएंगे नेसेसरी पार्टी। लेकिन यहां पर जो लोकल अथॉरिटी जिसके लिए ये जमीन अक्वायर किया जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर पार्टी। सीधी सी बात। तो यहां वही बात लिखी गई है, लोगों को दिक्कत हुई तो मैंने आपको यहां पर शेयर कर दिया। लोकल अथॉरिटी फॉर हुज बेनिफिट लैंड इज सॉट टू बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इज ए प्रॉपर पार्टी। हु इज ए प्रॉपर पार्टी, लोकल अथॉरिटी इज ए प्रॉपर पार्टी। ऐसे मिला के पढ़िए, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी लोगों को तकलीफ दिया, तो मैं आपको ये भी जल्दी से बता देता हूं। इसमें भी कुछ नहीं था। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी। इतने एग्जांपल सॉल्व कर लो कि कहीं दिक्कत ही ना हो आपको किसी भी स्टेज पर। अगेन क्या है यहां पर है, एक कंप्लेंट अगेंस्ट ए सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एन एम्प्लॉयर। चलिए प्रैक्टिकल सिनारियो ले लेते हैं, ऐसा रियल में होता भी है। मान लीजिए ये शायद गुजरात की कहानी है। गुजरात में क्या हुआ है, कैडर बना। कैडर बनने का मतलब कि सीनियरिटी लिस्ट बनती है कि भाई कौन पहले, किसका प्रमोशन होगा, किसका प्रमोशन नहीं होगा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक में हो गया था, आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पर हो गया था ऐसा। जो जूनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया था, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर, तो क्या होता है कि एक लिस्ट बनती है जिसमें पता चलता है कि किसको किसको प्रमोशन दिया जाएगा, उसको उसका नाम आता है एक लिस्ट के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहुत पहले से होगा, बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा, बट उसका नाम प्रमोशन की लिस्ट में है ही नहीं, उसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में है ही नहीं कि वो सीनियर बनना चाह रहा है। ठीक है, अब उसका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है और बाकी उससे जूनियर जूनियर जो कल परसों आए थे उनका सबका नाम है। सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई चलो तुम सबको देंगे प्रमोशन। तो जिस बंदे का नाम नहीं है, जिस पर्सन का नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, वो बंदा क्या करेगा, केस फाइल करेगा।
वो बंदा क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा। तो देखिए अब झगड़ा किसके बीच में, यही पकड़ना है झगड़ा। देखिए जब भी आपको नेसेसरी पार्टी कोई बोले तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना है कि रटना नहीं है, समझ लेना जिन दो पर्सन के बीच में वास्तव में झगड़ा है, जिन जिन दो पर्सन्स के बीच में, जिन दो इंडिविजुअल के बीच में वास्तव में झगड़ा है, वो नेसेसरी पार्टी है। उसके बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता, झगड़ा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, केस चल ही नहीं सकता, उसका रहना हर हालत में जरूरी है। उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, सूट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो देखिए सीनियरिटी लिस्ट को जिस बंदे ने चैलेंज किया वो कौन है, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो मान लीजिए वो पर्सन हो गया ए, और उसने किसके खिलाफ केस फाइल करना होगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खिलाफ, कि डिपार्टमेंट में जो पर्सन बैठा है उसने गलत किया, मेरे साथ बोनाफाइड काम नहीं किया, बोनाफाइड काम किया। तो अब यहां एक इंडिविजुअल पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ केस फाइल करता है। अब यहां पर क्या है, वही बात, कंप्लेंट अगेंस्ट अ सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है, डिपार्टमेंट। इफ नो रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, द पर्सन शोन एज सीनियर टू द पिटिशनर एंड प्लेंटिफ आर प्रॉपर पार्टीज। अब यहां पर देखिए इफ लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, जिन बंदों का नाम लिस्ट में आ गया है, जिन बंदों को प्रमोशन दे दिया गया है, जिनको सीनियर बना दिया गया है, यहां वही बात कहा गया, द पर्सन शोज एज सीनियर टू द पिटिशनर, जिनको सीनियर डिक्लेयर कर दिया लिस्ट में बना करके। वो तो कहेंगे यार हमारा क्या लेना देना, भाई सरकार ने हमें प्रमोशन दे दिया, सरकार ने हमें सीनियरिटी लिस्ट में जगह दे दी, बात खत्म, हमारा तो सरकार से कोई झगड़ा ही नहीं है। बट दे आर पार्टी टू द सूट, और वो पार्टी कौन सी कहलाएंगे, प्रॉपर पार्टी। वो नेसेसरी पार्टी नहीं है। झगड़ा किससे है, झगड़ा तो है जिसका हुआ नहीं प्रमोशन वो और डिपार्टमेंट के बीच में, लेकिन जिनका प्रमोशन हो गया वो क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड नेसेसरी प्रॉपर पार्टी, जिनका नाम आ गया, जो सीनियरिटी लिस्ट में आ गए। यही सब चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी होती है, और कुछ भी यहां पर नहीं है। तो अगर आपको अब फिर से रिफ्रेश हो गया माइंड में कि नेसेसरी पार्टी किसको बोलते हैं, प्रॉपर पार्टी किसको बोलते हैं, तो नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर समझने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं या गड़बड़ होता है याद रखने में, तो मैं उसका तरीका भी आपको शॉर्टकट दे दूंगा कि नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर और पार्टीज को आप कैसे याद रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है रूल 9। लेट्स सी क्या है रूल 9 में, है भी कि नहीं है, लेट्स सी क्रॉस चेक जरा कर लेते हैं। ये रहा रूल 9, है भाई, वास्तव में है, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। अगर हम रूल 9 को देखें, ऑर्डर 1 रूल 9 को, क्या लिखा गया है, नो सूट शैल बी डिफिटेड, बोला कोई भी सूट डिफिट नहीं किया जाएगा, मतलब रिजेक्ट नहीं किया होगा, डिसमिस नहीं होगा। सो नो सूट, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ हो गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो नो सूट शैल बी डिफिटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। सो कोई भी सूट सिर्फ मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पर, सिर्फ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के रीजन की वजह से डिफीट नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, वो वाली बात है। एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट, क्या बोला, द कोर्ट में इन एवरी सूट, कोर्ट हर एक सूट में, डील विथ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, हर एक सूट को कोर्ट किस तरीके से डील कर रही है, विथ द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। ऑब्वियस है भाई, एक बात साफ साफ कह दी गई, एक्चुअली 2 पॉइंट है। पहली बात कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पर किसी भी सूट को हम रिजेक्ट नहीं करने जा रहे हैं, कोर्ट को चाहिए कि वो रिजेक्ट नहीं करे। भाई मिस ज्वाइंडर हो गया, नॉन ज्वाइंडर हो गया, बहुत सारे तरीके, हटाइए उसमें से, लेकिन आपने सिर्फ इस ग्राउंड पर कि मिस ज्वाइंडर हो गया, नॉन ज्वाइंडर हो गया, आप किसी भी सूट को डिसमिस नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? द सेकेंड पॉइंट हियर इज कि जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है, देखिए मैटर इन कंट्रोवर्सी शब्द का मतलब क्या होता है? मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब होता है जिस बात के लिए हमने सूट फाइल किया। अगर आपको मैंने 5 लाख रुपए पैसे उधार दिए थे, 5 लाख रुपए आपको उधार दिए थे, तो आपकी ईमानदारी है, आपकी ये लायबिलिटी है, आप 5 लाख रुपए मुझे रिटर्न कर दें। लेकिन आप रिटर्न नहीं करते, आपके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप मालाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में मेरे लिए क्या उपाय है? मैं क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ सूट फाइल करूंगा। तो जब मैं सूट फाइल करूंगा तो हम दोनों के बीच में झगड़े का विषय वस्तु क्या है? हमारे बीच में मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? रिकवरी ऑफ मनी, द 5 लाख रुपीज, दैट्स इट। आप मेरा 5 लाख ले दो, झगड़ा खत्म हो गया भाई। मैं क्यों आप पर सूट फाइल करूंगा? मेरे सिंग लगे हैं क्या कि मैं आप पर केस फाइल करूंगा? जब मेरे पैसे मिल ही जाएंगे वापस तो बहुत होगा, तो मैं आपको 2-4 बात सुना दूंगा, यार तुम ईमानदार नहीं हो, तुमको दिया था तुम्हारी भलाई के लिए, तुम ऐसे करते। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर आप अपने घर में मेरे घर, दिस इज द थिंग जो कि रियल लाइफ में घटता है। तो यहां पर कहा कि जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है आप उसको डिसाइड करिए, ना कि आप सिर्फ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पर केस को ही उड़ा दीजिए। ठीक है? नाउ नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। अब यहां एक चीज इन्होंने क्लियर लिख दिया कि भाई नेसेसरी पार्टी के नॉन ज्वाइंडर पर ये वाला फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब समझेंगे, ये बहुत डीप बात कह के गया। देखने में तो बड़ा सिंपल एक लाइन लग रहा है, बोला फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, इसीलिए आपको पढ़ के बताया, समझ के बताना कि आप कभी अकेले भी पढ़ो तो समझो क्या लिखा है। कहता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब यू टर्न मार रहा है। पहले कहा कि किसी भी सूट को आप डिसमिस नहीं करोगे, आप डिफीट नहीं करोगे, सिर्फ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बेस पर, उसके रीजन पर किसी भी सूट को डिफीट नहीं करोगे आप। मत करना तो मत करना, शैल लगा हुआ है। अब कहता है प्रोवाइडेड लगा करके, नथिंग इन दिस रूल, इस लाइन को समझ जाइए, नथिंग इन दिस रूल, नथिंग इन दिस रूल, नथिंग इन दिस रूल, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ऑर्डर 1 के रूल 9 में जो बात कही गई है, ऑर्डर 1 के रूल 9 में जो भी प्रोविजन दिया गया है उसको कह रहा है। तो क्या प्रोविजन दिया है? प्रोविजन तो यही दिया है ना कि किसी भी सूट को आपको डिसमिस नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर के ग्राउंड पर। तो ये रूल है, ये प्रोविजन है जो 9 के रूल 9 में दिया है। तो ये जो रूल है, ये रूल नेसेसरी पार्टी के मामले में एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी जहां पर नेसेसरी पार्टी होगा वहां पर अगर मान लीजिए किसी नेसेसरी पार्टी को ऐड करना है और नेसेसरी पार्टी को ही ऐड नहीं किया गया, तो वहां पर डिफीट हो जाएगा आप केस, वहां पर केस उड़ जाएगा। ये कहने का सेंस है। अब इसको जरा सा हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं यहां से। अब आते हैं, ये तो क्या कहा, अब ध्यान से समझिए तो जरा पहले देखिए, मैंने जो आपको बताया सिर्फ सुनना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। आपको क्या मैंने बताया, आपको मैंने क्या पढ़ के सुनाया, क्या पढ़ के एक्सप्रेस किया? ऑर्डर 1 रूल 9। ऑर्डर 1 रूल 9 में यह कहा कि अगर मिस ज्वाइंडर हुआ है, अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ है पार्टी का, तो कोर्ट को चाहिए कि वो किसी भी सूट को डिफीट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। ये लिखा है कि नॉन ज्वाइंडर होगा, मिस ज्वाइंडर होगा, मैंने 10 बार रिपीट किया। लेकिन ऑर्डर 1 रूल 9 में ये नहीं लिखा है कि मिस ज्वाइंडर किसको कहते हैं। ऑर्डर 1 रूल 9 में ये नहीं लिखा है कि नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज किसको कहते हैं। तो प्रभु जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई नॉन ज्वाइंडर किसको बोलते हैं, नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, अगर हमें यह नहीं पता कि मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज किसको बोलते हैं, तो फिर बाकी चीजें तो अपने आप समझ में आने वाली है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले यह समझिए नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, नो टेक्निकल वर्ड्स। नॉन का मतलब नहीं, ज्वाइंडर का मतलब ज्वाइन करने के सेंस में। सिंपल, अगर हम लोग एकदम टूटी फूटी इंग्लिश जिसको भी समझ में आती है, आप में से बहुत से लोग बहुत तेज तरार होंगे, मैं भी, लेकिन हम लोग अपनी मदर टंग के हिसाब से समझने पे आए तो नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या है कि जिसको ज्वाइन नहीं किया गया, ऐसा ही लगता है पढ़ करके। और यही बात होती है यहां पर, कहता है कि जिसको ज्वाइन नहीं किया गया है उसको हम नॉन ज्वाइंडर बोलेंगे। तो सवाल आता है कि किसको ज्वाइन नहीं किया गया है। द क्वेश्चन इज किसको ज्वाइन नहीं किया गया है। तो भाई किसको ज्वाइन करना चाहिए, तो जो जरूरी है उसी को ज्वाइन करोगे ना। जो प्लेंटिफ है प्लेंटिफ को ज्वाइन करो, जो डिफेंडेंट है डिफेंडेंट को ज्वाइन करो। तुम प्लेंटिफ को ज्वाइन नहीं करते हो, तुम डिफेंडेंट को ज्वाइन नहीं करोगे तो केस का डिस्पोजल होगा नहीं। और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या है, प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट्स आर नेसेसरी पार्टी। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा निकल गया कि जब हम नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं करते हैं, नेसेसरी पार्टी को ना तो हम प्लेंटिफ की हैसियत से ऐड करते हैं, ना तो हम नेसेसरी पार्टी को डिफेंडेंट की हैसियत से ऐड करते हैं, यानी हम कुल मिलाकर के सीधे कहें कि हम जब नेसेसरी पार्टी को ही ऐड नहीं करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नॉन ज्वाइंडर। अब जो लोग बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हैं, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उनके लिए भी मेरे पास एक रेमेडी है। अब आपको लगता है कि नॉन ज्वाइंडर नहीं याद रहेगा, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। जो लोग बहुत भुलक्कड़ हैं या जो बहुत जल्दी भूल जाएंगे या भूल सकते हैं, याद नहीं रहता है नॉन ज्वाइंडर का कॉन्सेप्ट, तो देखिए यहां पर सीधा है, नॉन ज्वाइंडर के नीचे आपको लिख देना चाहिए नेसेसरी। नेसेसरी क्या, पार्टी। सो नॉन ज्वाइंडर का मतलब हो गया कि जब हम नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, सीधा फंडा जिसको नहीं याद रहता, एन फॉर नॉन ज्वाइंडर, एन फॉर नेसेसरी पार्टी। तो जब नेसेसरी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम उसको बोलते हैं नॉन ज्वाइंडर। तो सिर्फ नेसेसरी पार्टी से तो काम चलेगा नहीं, तो प्रॉपर पार्टी भी चाहिए। अगर प्रॉपर पार्टी है तो जहां केस में प्रॉपर पार्टी आएगा तो वहां प्रॉपर पार्टी तो चाहिए ना। तो इसीलिए यहां पर एक लाइन लिख दी गई है कि जब कोई पर्सन, चाहे वो नेसेसरी पार्टी में आता हो चाहे वो प्रॉपर पार्टी में आता हो, ऑलवेज रिमेंबर, नेसेसरी पार्टी प्लेंटिफ के साइड से हो सकता है, नेसेसरी पार्टी डिफेंडेंट के साइड से हो सकता है, नेसेसरी पार्टी के अलावे प्रॉपर पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर पार्टी भी प्लेंटिफ के साइड से भी आ सकता है, डिफेंडेंट के साइड से भी आ सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ये बात समझ लीजिए। अब जैसे अभी आपको ये चीज समझनी चाहिए, जैसे मतलब इसको जरा हम लोग थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। जैसे अभी आपके मन में क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आना चाहिए। जैसे मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आप एक मकान मालिक हैं, आपने किराए पर घर लगा दिया और आपका किराएदार 2000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में उसने भी एक नीचे किराएदार रख लिया, सब टेनेंट बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अब सब टेनेंट तो बन गया, अब आप मकान मालिक हैं तो आपने केस फाइल किया, तो आप क्या हो गए, आप प्लेंटिफ हैं। आपने केस किसके ऊपर फाइल किया, डिफेंडेंट के ऊपर फाइल किया, यानी किराएदार के ऊपर फाइल किया। तो किराएदार क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वो जो नीचे सब टेनेंट है वो कहां जाएगा, वो आपकी तरफ से आएगा कि डिफेंडेंट की तरफ से आएगा, मकान मालिक की तरफ से बोलेगा कि किराएदार की तरफ से बोलेगा, किधर जाएगा वो। हमने कह तो दिया कि प्रॉपर पार्टी है, लेकिन ये प्रॉपर पार्टी जा किसके साइड सकता है। तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल सिनारियो ले लेते हैं, घर घर की कहानी वाली बात। तो घर घर की कहानी में क्या होगा, घर घर की कहानी जो रियल लाइफ में होता है वो उसकी बात जरा कर लें। तो चूंकि डिफेंडेंट जो है, जो आपका किराएदार है, उस किराएदार ने ही सब टेनेंट को रखा था, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो डिफेंडेंट के साइड रहे। चांसेस ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूं चांसेस ज्यादा है। या ये हो सकता है कि प्लेंटिफ यानी आप मकान मालिक और जो नीचे सब टेनेंट है वो
दोनों मिल करके आप किराएदार के ऊपर चढ़ जाएं कि भाई उसने भी, यानी कि जो किराएदार था आपका, उसने आपको धोखा दिया, मकान मालिक की हैसियत से आप थे, आपको धोखा दिया, और जो सब टेनेंट है उसको भी धोखा दिया, उसको भी बोला ना कि भाई ये मेरा मकान है, तुम रहो मजे से। तो दोनों मिल करके भी टेनेंट के खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए कहा कि प्रॉपर पार्टी का जो सीन होता है, नेसेसरी पार्टी का जो सीन होता है, डिपेंड करता है केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। वो किधर भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि चला जाएगा प्लेंटिफ के साइड, डिफेंडेंट के साइड। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए। बहुत अच्छे से आप एग्जाम लिख के आएंगे, एकदम मेरे को पक्का विश्वास है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल इसी में से दे रहा हूं, एक सीनियरिटी लिस्ट बनी और सीनियरिटी लिस्ट में एक बंदे का नाम नहीं है। बहुत बार सुनते होंगे, हो सकता है कोई रीजन हो। अभी बीच में आपने सुना था ना कि आईआईटी से एक वीडियो लीक हुआ, वीडियो में एक मैडम पढ़ा रही थी और वो कास्ट के ऊपर गाली दे रही थी। तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, रियल लाइफ की कहानी है कि भाई किसी को किसी के कास्ट की वजह से प्रमोशन नहीं मिलता है, किसी को किसी धर्म की वजह से प्रमोशन नहीं मिलता है, किसी का कोई और अलग इश्यूज की वजह से प्रमोशन नहीं मिलता है। रीजन चाहे जो कुछ भी हो, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, एक बंदे का नाम सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आया। अब उस बंदे ने क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट कर दिया। किसके खिलाफ? उस अथॉरिटी के खिलाफ जिसने सीनियरिटी लिस्ट बनाई थी, यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो आपको मैंने क्या बोला कि जो लोग सीनियरिटी लिस्ट में आ चुके, जो लोग अपने अपने सीनियर बनकर के पोस्ट में जाके बैठ गए, पद पर जाके बैठ गए, उन लोगों को क्या लेना देना है भाई? उनको सरकार ने बना दिया, उनको डिपार्टमेंट ने प्रमोशन दे दिया, उनको सीनियर कर दिया, वो क्यों लड़ने जाएंगे डिपार्टमेंट से? वो तो डिपार्टमेंट से नहीं लड़ेंगे कभी भी। वो क्यों लड़ेंगे डिपार्टमेंट से? हो सकता है डिपार्टमेंट उनका सीआर खराब कर दे, उनका सीआर खराब कर दे डिपार्टमेंट, इसलिए क्यों डिपार्टमेंट से लड़ेंगे? तो अब यहां पर हम लोगों ने एक चीज कही थी कि जो लोग सीनियरिटी लिस्ट में आ चुके हैं वो प्रॉपर पार्टी हैं, उसके बिना मैटर का डिस्पोजल हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, लेकिन कंप्लीट डिस्पोजल नहीं हो। उसके लिए कंप्लीट डिस्पोजल के लिए, इफेक्टिव रेमेडी के लिए, सही तरीके से राइट्स और रेमेडी देने के लिए उनका रहना जरूरी है। तो अब सोचिए कि ये जो लोग सीनियरिटी लिस्ट में आ चुके हैं वो किधर से बोलेंगे? प्रैक्टिकल सोचिए ना, बिल्कुल व्यवहारिक, कि हाँ भाई जो एक आदमी केस कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, उसके साइड से बोलेंगे हाँ सर मैं आपके साथ हूं, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, आपको भी सीनियरिटी लिस्ट में आना चाहिए। ऐसा कोई है जो बोलता है? सीनियरिटी लिस्ट में आने के बाद बोलेगा उसके तरफ से? नहीं बोलेगा। वो डिपार्टमेंट के साइड से बोल सकता है, देर जी चांस, वो डिपार्टमेंट के साइड से जा सकता है डिफेंडेंट की तरफ से। क्यों भाई? डिफेंडेंट नहीं उसको बनाया है, बस वो अपना पक्ष रखेगा। बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, उसको ना तो उस पार्टी, उस पर्सन से, इंडिविजुअल से लेना है, ना तो उसको डिपार्टमेंट से कोई लड़ाई है। वो है न्यूट्रल, लेकिन उसकी बात को सुना जाएगा। उसकी बात को इसीलिए सुना जाएगा क्योंकि उसने चैलेंज किया है प्लेंटिफ ने। वो कह रहा है कि इन लोगों को गलत तरीके से प्रमोट कर दिया गया, इन लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन दे दिया, तो वो अपना पक्ष रखेंगे ना भाई कि हमें गलत तरीके से कहाँ मिला, हमने तो पूरा नियम का पालन किया है, हमने पूरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया है, जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको हमने फॉलो किया है। तो मोस्टली अगर प्रैक्टिकली सोचिए तो किसके साइड से बोलेगा? प्रैक्टिकली छोड़िए टेक्निकली जाने की बात, डिपार्टमेंट के साइड से बोलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से उसको डिमोशन नहीं होना है। तो इसीलिए यहां पर एक चीज जो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा या नहीं आता है तो जान लीजिए कि भाई ऐसे सिनारियो में वो कहीं भी जा सकता है। नॉर्मल प्रैक्टिकल डिपेंड करता है केस टू केस, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो खैर हम लोग अपने असल मुद्दे पर आते हैं। असल मुद्दा क्या है? नॉन ज्वाइंडर। असल मुद्दा क्या है? मिस ज्वाइंडर। तो आपको मैंने सीधा एक लाइन में आपको यहां पर जवाब देना है, और वो सिंपल ही जवाब है कि जब हम मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की बात करते हैं
तो नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर में हमेशा एक बात याद रखिए कि भाई कुछ नहीं, जब नेसेसरी पार्टी को, कोई पार्टी जो कि नेसेसरी है, कोई पार्टी जो कि प्रॉपर पार्टी है, अगर इनको, प्रॉपर पार्टी है, अगर इन दोनों को या इनमें से किसी एक को किसी सूट में ज्वाइन नहीं किया गया, यानी कोई पर्सन जो कि नेसेसरी पार्टी है, कोई पर्सन जो कि प्रॉपर पार्टी है किसी सूट का, और उसको ज्वाइन नहीं किया गया है उस सूट के अंदर, तो हम उस कंडीशन में उस पर्सन के लिए कहेंगे कि वो नॉन ज्वाइंडर हो गया। ये हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नॉन ज्वाइंडर हो गया। यही बात यहां पर कही गई, इट इज ए केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर। सिमिलरली थोड़ा सा एक और सीन देखते हैं, यहां पर सीधा सीधा हम लोगों ने एक टर्म इस्तेमाल किया, कन्वर्सली। अब कन्वर्सली के हिसाब से जरा सोचेंगे कि भाई ये मिस ज्वाइंडर क्या होता है। नॉन ज्वाइंडर तो समझ में आ गया, लेकिन मिस ज्वाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर, ये भी समझते हैं। व्हाट इज दैट? जब हम मिस ज्वाइंडर की बात करते हैं तो मिस ज्वाइंडर के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? आप ऐसे ही सोचिए, आप मान लीजिए कि आपने कभी सीपीसी नहीं पढ़ी होगी और आपको यह टर्म कभी सुनने को मिल जाए, या आपने कभी नहीं पढ़ा, आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर ये बताओ मिस ज्वाइंडर क्या होता है। तो मिस ज्वाइंडर का मतलब अगर सिंपल ऐसे सोचिए, बिल्कुल सिंपल, एकदम मूर्खों की भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में सोचिए, मिस ज्वाइंडर का मतलब आप दो सोच सकते हैं, यानी वो पर्सन जिसको कि ऐड करना चाहिए लेकिन वो मिस हो गया। मिस का मतलब मिस्ड के सेंस में आप सोच सकते हैं। मैं एक सिर्फ प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूं। उस कंडीशन में जब हम सीपीसी बिल्कुल भी नहीं जानते, एकदम मूर्ख हैं, नील बटा सन्नाटा, जीरो है, हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल हम एक टर्म का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी भाषा में, गलत ना हो। एक तो ये हो सकता है कि किसी पर्सन को पार्टी के तौर पर ज्वाइन किए जाना चाहिए लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया गया, तो हम बोलेंगे कि वो मिस ज्वाइंडर है, ये बोल सकते हैं। दूसरा कि किसी पर्सन को जबरदस्ती ऐड कर लिया गया, बाय मिस्टेक उसको ले लिया गया, हालांकि वो उस केस का पार्टी नहीं था लेकिन बिना मतलब उसको उस केस का पार्टी बना लिया गया बाय मिस्टेक, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं मिस ज्वाइंडर। अगर वर्ड का मीनिंग निकालने बैठोगे तो यही दो चीजें दिमाग में घूमेगी, ठीक है, यही दो चीजें दिमाग में घूमेगी। तो मैं आपको यहां पर खुल के बता दूं कि ये मिस्ड वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपको नॉन ज्वाइंडर में चला जाएगा, लेकिन ये मिस्टेक वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहां आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या कहा है, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट कहा है, कन्वर्सली, मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर कर दे रहा हूं थोड़ा। एक चीज तो समझ में आ गया कि किसी को ज्वाइन करना था लेकिन ज्वाइन नहीं किया गया। अब यहां पर कहता है कन्वर्सली, इफ टू और मोर, कन्वर्सली इफ टू और मोर पर्सन्स आर ज्वाइंट। पहले में कहा कि किसी व्यक्ति को सूट का पार्टी होना चाहिए था, पार्टी नहीं बना। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को सूट का पार्टी होना चाहिए था, वो नहीं बना। होना चाहिए था, नहीं बना, नॉन ज्वाइंडर। जुड़ना चाहिए था, नहीं हुआ, वो मिस हो गया, नॉन ज्वाइंडर, मिस्ड हो गया। जैसे हम फोन पर कॉल नहीं उठा पाते हैं तो क्या बोलते हैं, मिस्ड कॉल। तो ये भी मिस्ड कॉल वाला पार्टी, मिस्ड पार्टी। तो जो पार्टी मिस्ड हो गई उसके लिए आप बोलो नॉन ज्वाइंडर, उसके लिए बोलो नॉन ज्वाइंडर। और जो मिस्टेक से जुड़ गई, जिसको आना ही नहीं चाहिए था, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, सबके पास ऐसा होगा, आप किसी का कॉल इंटरटेन करना नहीं चाहते होंगे, क्या यार फालतू में मेरा टाइम खराब करने के लिए कॉल कर दिया, तो आप क्या करेंगे, या तो फोन पिक नहीं करेंगे या तो कोई और कुछ बहाना मार देंगे, ये कुछ भी करेंगे। तो जिसका नाम आना नहीं चाहिए था सूट के अंदर, सो इफ टू और मोर पर्सन्स आर ज्वाइंड, यदि दो या दो से अधिक पर्सन को या तो प्लेंटिफ की हैसियत से जोड़ दिया गया, जिनको जोड़ना नहीं चाहिए था, या दो से अधिक पर्सन को
डिफेंडेंट की हैसियत से जोड़ दिया गया, जिनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए था किसी सूट के अंदर, तो वैसे पर्सन को जिसको जोड़ना ही नहीं चाहिए था, जिसका कॉल आपके मोबाइल पर आना ही नहीं चाहिए था, और वैसा कॉल आपके मोबाइल पर आ गया, तो समझो कि वो क्या है, मिस ज्वाइंडर, जिसका कॉल नहीं आना चाहिए था। अब जैसे एक नॉर्मल इंसान हम लोग आप लोग हैं भाई, आपकी बात नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के मोबाइल पर नॉर्मली अब्रॉड से कॉल्स नहीं आती हैं एक्सेप्ट व्हाट्सएप कॉल। तो हम लोग ये जो वॉइस कॉल है, वॉइस कॉल पर कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कहीं ब्रॉड से कोई कॉल आएगी, नहीं ही आती है 99.999% में। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई कॉल आ गया, तो वो कॉल आना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया, वैसे इसके सिनारियो में, तो उस तरीके से सोचिए कि जिसको आना नहीं चाहिए था जो आ गया, बिन बुलाए मेहमान जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप घर पे रखना नहीं चाहते, जिसको आप घर पे बुलाना नहीं चाहते, जिस दोस्त से आपकी बनती नहीं वो आपके दरवाजे पे आ जाए, उस तरह के पर्सन को अगर किसी सूट के अंदर रख दिया गया, जोड़ दिया गया, चाहे वो प्लेंटिफ की हैसियत से आ जाए, चाहे वो आपका दोस्त बन के आए, चाहे आपके दोस्त का दोस्त बन के आए, तो वो क्या हो जाएगा, मिस ज्वाइंडर। उसको आना नहीं चाहिए था, बाय मिस्टेक आ गया। अब मान लीजिए मैं आपको एक और प्रैक्टिकल देता हूं, थोड़े हंसी जो वाली जैसी बात हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ अफेयर था कॉलेज टाइम पर, आपकी शादी किसी और से हो गई, उस मैडम की भी शादी किसी और हो गई, और आपने आज तक ईमानदारी से अपनी वाइफ के पास कभी नहीं बताया कि भाई मेरी कोई ऐसे एक्स क्रश था, मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, ऐसा कुछ। तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई जो लड़की जिसको मैंने छोड़ दिया या छूट गई, वो कभी मेरे दरवाजे पर मेरे घर के आमने सामने दिखे, मेरे सामने, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि वो पुरानी बातें निकले मेरे घर में, महाभारत हो और वो बर्तन फेंके जाए, सर फोड़े जाए, ये सब चीजें नहीं हो, ठीक है, ये सीन नहीं आना चाहेंगे, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका दोस्त जो आपका क्लासमेट था, या आपका कलीग, ये सिंपल कहिए आपका कलीग, जिसको आप ज्यादा कलीग, देखिए कलीग और दोस्त में फर्क होता है, कलीग दोस्त हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो कॉलेज के दोस्त होते हैं उसके लिए दोस्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर, आपका कलीग आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर चुका है, ये आपको नहीं पता है, और उसी को लेकर के, सो कॉल्ड एक्स को लेकर के आपके घर पे पहुंच जाता है, आप भी हैं, आपके घर पे पहुंच जाता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शी विल कम, लेकिन वो कहावत है ना कि दुनिया गोल है, घूमते 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 कभी न कभी हमारे पुराने लोग आमने सामने आ ही जाते हैं। तो वो वाला सीन अगर हो गया, तो आप जिसको कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अब वो आपकी वाइफ बन के आ सकती थी, आई नहीं, वो अब किसी और की वाइफ बन के आ गई, तो हैसियत क्या हो गया, आपके दोस्त की बीवी बन के आ गई, वो आपके कलीग की वाइफ बन के आ गई, लेकिन आपके सामने आ गई, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो वैसी जो लड़की है, वैसी जो महिला है, जो वुमन है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, मिस ज्वाइंडर। वो मिस ज्वाइंडर हो गई, आपके लिए मिस ज्वाइंडर हो गई। सिंपल ये समझने का मतलब हो गया कि जिसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए था किसी सिविल सूट में, लेकिन हमने उसको जोड़ लिया, चाहे वो प्लेंटिफ की हैसियत से जुड़े, चाहे वो डिफेंडेंट की हैसियत से जुड़े, सिंपल सी बात। तो यहां पर ये लिख दिया गया है, तो इससे डरना नहीं है। बहुत से लोग डरने लगते हैं कि सर ये ऑर्डर 1 रूल 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर 1 रूल 3 लिखा हुआ है। अरे भाई, ऑर्डर 1 रूल 1 से मत डरो, कोशिश करना है इसको कि ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या था, जस्ट ट्राई टू रिकैप करने की कोशिश कीजिए माइंड में कि ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या था। तो अगर आप रिकैप करने की कोशिश करेंगे, नहीं भी याद है, तो जाके देख लो ना एक बार पेज पलट के, यहां पर ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या था, यहां पर क्या था, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, और ऑर्डर 1 रूल 3 में क्या था, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट। तो इसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं। तो बस यहां पर यही कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन्स को या तो प्लेंटिफ की हैसियत से या डिफेंडेंट की हैसियत से किसी सूट में ऑर्डर 1 रूल 1 के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर के, ऑर्डर 1 रूल 3 के अगेंस्ट जाकर के अगर ऐड कर लिया जाता है, जो कि ना तो नेसेसरी पार्टी है, ना तो जो प्रॉपर पार्टी है, उसको हम कहते हैं मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। और नॉन ज्वाइंडर का मतलब जिसको जोड़ा ही नहीं गया,
उसको जोड़ा जाना चाहिए था। तो जिसको ऐड नहीं किया वो नॉन ज्वाइंडर है, जिसको बिना मतलब ऐड कर लिया वो मिस ज्वाइंडर है। तो मिस ज्वाइंडर के लिए बोलो बाय मिस्टेक है, नॉन ज्वाइंडर के लिए तो समझ में आ ही गया। तो अब यहां पर देखिए, अब ये दो चीज क्लियर कर दिया आपको हर तरीके से, लेमन से, टेक्निकल से, बाकी चीजें आपके मटेरियल आपके पास है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2014 का, नीचे भी और ऊपर भी, और दोनों का ईयर सेम है 2014 का। बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, टीएन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेज एबी नटराजन, 2014, वॉल्यूम 14, एससीसी 95। इसमें कहा गया है द जनरल रूल इज दैट ए सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। ध्यान से देखिए, याद कीजिए, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला था वो मिला था ऑर्डर 1 रूल 9 में मिला था। रिवीजन करते रहना इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। सो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का जो कॉन्सेप्ट मिला था वो मिला था ऑर्डर 1 रूल 9 के अंदर। तो ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहा था? ऑर्डर 1 और रूल 9 में ये कहा था सीपीसी ने कि भाई अगर कोई केस है और उस केस में ना तो या तो मिस ज्वाइंडर होता है या तो अगर उसमें नॉन ज्वाइंडर होता है पार्टीज का, तो सिर्फ इसके आधार पर किसी भी सूट को डिसमिस नहीं करना चाहिए, डिफीट नहीं करना चाहिए। दिस इज ए जनरल रूल, ये बात इसमें कही है। लेकिन ये बिहार वाला जो केस है ना, ये बड़ा अजीब है। ये रंजन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, वॉल्यूम 16, एससीसी 187। इफ द पर्सन हु इज लाइकली टू बी इफेक्टेड, जरा समझना है इसको। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह करके कहा कि भाई आपको पता है जनरल रूल क्या है, व्हाट इज द जनरल रूल। जब हम जनरल रूल बोलते हैं तो कोई हवा में रूल नहीं लिखा हुआ है, ये रूल अपने बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ है। सो वेयर इट इज रिटन इन द बेयर एक्ट ऑफ सीपीसी, कहां? ऑर्डर 1 रूल 9। तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, लेजिस्लेचर ने ऑर्डर 1 रूल 9 में साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी मैटर है और उसमें नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी हो जाता है तो उसमें किसी भी हालत से आपको किसी, वहां शेल लगा हुआ है, आपको सूट को डिफीट नहीं करना है, मतलब रिजेक्ट डिसमिस नहीं करना है। क्लियर? लेकिन अब ये बिहार वाला मैटर आता है तो पता नहीं कुछ उल्टा हो जाता है बिहार वाले केस में। इफ द पर्सन हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द डिक्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर सबसे पहला वर्ड है इफ। कहता है यदि कोई पर्सन है, इफ द पर्सन, और उस पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि वो पर्सन के बारे में कहा जाए कि संभावना है, चांसेस बनते हैं कि उसके ऊपर डिक्री का इफेक्ट पड़ सकता है। यानी आपके पास एक केस है, केस इन हैंड, आप उस केस का डिस्पोजल करेंगे, वेरी गुड। आप उसमें से पार्टीज का राइट्स डिसाइड करेंगे, वेरी गुड। तो जो आप डिक्री देंगे उस डिक्री से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए चांस कि किसी पर्सन के राइट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा आपके डिक्री का। अब यहां पर कहा है कि हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द डिक्री, और वो पार्टी नहीं है, हालांकि उसके ऊपर डिक्री का असर पड़ेगा लेकिन उसको केस का पार्टी बनाया ही नहीं गया है, ना तो सूट में ना तो अपील में। तो बड़ी सीधी सी बात है ना, आप सोचिए, जिस पर्सन के ऊपर किसी डिक्री का असर होने जा रहा है उसको तो कायदे से पार्टी होना चाहिए ना। आप डिक्री डिसाइड कर रहे हैं और बाद में उसके ऊपर असर जा रहा है, उसको तो या तो नेसेसरी पार्टी होना चाहिए या तो उसको प्रॉपर पार्टी होना चाहिए। बट ही मस्ट बी ए पार्टी टू द सूट, बट ही हैज नॉट बीन एडेड एज ए पार्टी, उसको पार्टी के तौर पर एडिट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई ऐसे सूट को, अगर सूट है तो, और ऐसा अगर अपील है तो
दोनों को क्या कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर। यानी जो तमिलनाडु के केस में नहीं कह पाया सुप्रीम कोर्ट, वो बिहार के केस में फटाफट कह दिया। रंजन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके केस में कह दिया कि कर दो, उड़ा दो केस को, छोड़ो मत। ग्राउंड वही है लेकिन दूसरे तरीके से बात कही गई। वहां पर कहा मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर, और मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर आपको याद हो गया है, जहां नेसेसरी पार्टी ऐड नहीं होता वो नॉन ज्वाइंडर, जहां प्रॉपर पार्टी ऐड नहीं होता है वो नॉन ज्वाइंडर। और यहां पर कह रहा है कि डिक्री का असर होगा और उसको ऐड ही नहीं किया। तो मतलब समझ गए मामला क्या है। ये भाई रंजन कुमार होंगे, इनकी जीत हो गई एक तरीके से। ये कोर्ट में गए, दो पार्टी लड़ रहा होगा, पीछे से एंट्री मारी, बोले हमको तो पार्टी नहीं बनाया। जब मेरे को पार्टी नहीं बनाया, दोनों लड़ कैसे सकता है। अब वहां जो भी केस का प्रोसीडिंग चल रहा हो, ये बीच में घुसते घुसते कहां तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, अब देखिए यहां पर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया होगा बड़े मेहनत से, वकील को खूब मोटा खर्चा दिया होगा, कोर्ट फीस लगाई होगी, बढ़िया से प्रोसीडिंग चलवाया होगा, सम्मन बम्मन किया होगा, और ये साहब आए एक ऑर्डर लेकर के एक पन्ने का, और उसके बाद क्या करा दिया, बोले सूट डिसमिस, सूट डिसमिस। और बिहार में तो ऐसे ही डर के मारे सब फेंक देता है सूट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखेगा हालत खराब, तो सूट डिसमिस्ड, मतलब समझ लीजिए प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने की सूट डिसमिस्ड, और ग्राउंड सॉलिड है। तो ये बात भी आपको बता दी, यानी कि दो आपको जजमेंट बताए, दो में हेल्ड हुआ, लेकिन दोनों कंट्रोवर्शियल है। दोनों कंट्रोवर्शियल मतलब एक में कहा फॉलो करो, दूसरे में कहा नहीं, और सबसे बड़ी बात दोनों 2014 का है। तो आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों बातें लिखनी चाहिए। अब यही बात मैं आपको शुरू से कह रहा था, रंजन कुमार के केस में कुछ ऐसा रहा होगा, केस का फैक्ट और सर्कमस्टांसेज, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। और तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में ऐसा कुछ फैक्ट रहा होगा या सर्कमस्टांसेज ऐसे रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ गया, तो वो अलग इशू है सर। दोनों में से सर कौन सा रहेगा सर? एक नया फैक्ट समझिए, बी प्रभाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1985। तो यहां पर टेंशन ये नहीं है इसीलिए क्योंकि ये 1985 का है, तो पहले दिमाग में आपके चढ़ जाता है कि सर ये बहुत पुराना केस है। भाई पुराना है, बट आपको ध्यान देखना होगा कि क्या ये ओल्ड इज गोल्ड है कि नहीं, यानी इसका कुछ रोल है या नहीं है। अगर रोल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, और रोल है तो फिर सोचना पड़ेगा। कहा कि वेयर ऑल द अफेक्टेड पर्सन्स हैड नॉट बीन ज्वाइंड, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनना, लिखने की तो आपको झंझट अभी फिलहाल नहीं है। ऑल द अफेक्टेड पर्सन्स हैड नॉट बीन ज्वाइंड, नॉट बीन ज्वाइंड, मैं इसको हाईलाइट कर देता, नॉट बीन ज्वाइंड एज पार्टीज टू द पिटीशन, यानी जहां पर सारे अफेक्टेड पर्सन्स, यानी जिनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा किसी सूट का डिस्पोजल होने से। अगर किसी सूट का डिस्पोजल होता है और सूट के डिस्पोजल होने से बहुत से लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, और जिनके ऊपर असर पड़ने वाला है उनको पार्टी के तौर पर नहीं ऐड किया गया है पिटीशन के अंदर, एंड सम ऑफ देम ओनली वर ज्वाइंड, द सुप्रीम कोर्ट टुक द व्यू, सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था, दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु वर नॉट ज्वाइंड एज पार्टीज वर आइडेंटिकल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, इसको समझना। सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था, 1985 की बात है, व्यू बदलता रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये अलग बात है, हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते, दिस इज द ट्रुथ, बिटर ट्रुथ ऑफ लाइफ। भाई हमारे दादाजी क्या करते थे उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, हम क्या करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा अगर कोई जजमेंट उल्टा हो गया तो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कुछ डिसाइड करके दिया तो, या फुल बेंच ने डिसाइड करके दिया तो, तब की बात करते हैं। कहने का मतलब याद कीजिए, एडल्ट्री आज से 10 साल पहले अपराध था, अब नहीं है, आज आजादी है भैया। तो सिमिलरली वही पॉइंट यहां समझना, यहां पर 1985 के समय सुप्रीम कोर्ट का यह व्यू था, क्या व्यू था,
interests of the persons who were not joined as parties। किसी सूट में पर्सन्स को, बहुत सारे बंदों को, लोगों को पार्टी के तौर पर ऐड नहीं किया गया। सूट में इंटरेस्ट था। देखिए, इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इंटरेस्ट का मतलब यहां हित होता है, हित। इंटरेस्ट का मतलब हित से होता है। हित का मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मान लीजिए कोई सिविल सूट फाइल हुआ लैंड एक्विजिशन का, लैंड एक्विजिशन में हित आपका भी होगा। हित का मतलब अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, तो आपका भी मकान टूटेगा। अगर आप वहां पक्का मकान बना के रह रहे हो चाहे कच्चा मकान बना के रह रहे हो, आपका भी मकान टूटेगा। तो उस जजमेंट से आप अफेक्टेड हो गए। भले आप उसमें हो सकता है पार्टी ना बने हो, लेकिन आपका हित उस जजमेंट की वजह से क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया।